सो इसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एक तो सेल की थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई हैं। देन प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको सबसे पहले सेल दिखा था। उन्होंने क्या किस में देखा था, कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, डेड होता है, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है बेसिकली। सो इट्स अ नॉन लिविंग सेल, लेकिन सेल तो मिला था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक को मिला था और उनको स्ट्रक्चर कैसी दिखी थी, जैसे बेंजीन जैसी। तो ये जो बेंजीन एक सिंगल सेल है, उन्होंने उसको नाम दिया था सेल्यूलर। सेल्यूलर किसके बेसिस पे दिया था कि एक मोंक के रूम का जैसा दिख रहा है, उनके रूम ऐसे रहते हैं, तो उस पर इन्होंने सेल्यूलर नाम दिया था। देन सेकेंडली लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो उसके पास मतलब एडवांस्ड लेंस आ गए थे, थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। तो और ये जो एडवांस लेंस थे ये इन्होंने खुद ने ही बनाए थे। सो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। So what is cell? Unicellular organisms are capable of, first thing is independent existence, and second one is performing the essential functions of life. सो यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एग्जिस्टेंस उनका, और सर्वाइवल के लिए जो इसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो कर लेते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए उसमें एटलीस्ट एक सेल तो होना ही चाहिए, उसके बिना हम उसको नहीं बोल सकते कि ये इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल है। हैंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्ट्रक्चरली भी देख लें या फिर फंक्शनली भी देख लें, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। सेल अगर नहीं है तो हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे। तो ये अभी हमने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। देन द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीड्स टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। सो जब अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो बहुत सारी हमने उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी हम देख पाए। देन in 1838, Matthias Schilden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which forms the tissue of a plant. So 1838 में ये लर्न करना है डेटा। 1838 में मैथियस शिल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, वो जर्मन के थे और बोटानिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर डिस्कवरी की। तो उन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अलग अलग तरह के प्लांट्स लिए तो अलग अलग तरह की उनको सेल्स मिली उसमें। एट अबाउट सेम टाइम, उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे थियोडर सचवान। सो थियोडर सचवान आए थे, इन्होंने क्या किया 1839 में बताया, और मैथियस शिल्डन ने 1838 में बताया था लिविंग सेल के बारे में। देन थियोडर सचवान ने 1839 में बताया था। ये जूलॉजिस्ट थे और ये ब्रिटिश के थे, वो जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। दे स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो थियोडर सचवान ने क्या बताया कि सेल जो होती है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के ज़माने में हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ये नाम नहीं दिया था। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल। सो उन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सचवान प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सो इस बेसिस पर उन्होंने क्या बताया कि एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी की बॉडी सेल से बनी हुई होती है। सो शिल्डन एंड सचवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। सो जैसे ये तो पता चल गया कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये सेल्स बनती कैसे हैं। देन रुडोल्फ वर्चो, एक साइंटिस्ट आए 1855 में, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो उन्होंने क्या बताया कि जो नई सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है, पुरानी सेल से नई सेल्स बन रही हैं। तो सबसे पहले दुनिया में सेल कहाँ से आई, तो वो तो अलग थ्योरी है, वो जो भी है बिग बैंग थ्योरी, तो फर्स्ट सेल की बात नहीं हो रही, लेकिन फर्स्ट सेल के बनने के बाद की भी जितनी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सो ये टर्म भी आ सकती है, इसका मतलब यही है कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड सचवान टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। तो अब हम इन तीनों साइंटिस्ट ने बता दिया, तो अब हम कैसे पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं जितने भी बॉडी में होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो सारे जितने सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनते हैं। An overview of cells. So you have earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cells, which is a typical plant cell, has a distinct cell walls as its outer boundaries, and just within it is the cell membrane. Adventitious roots जो निकली होती है उसमें से, उसको अगर हम पानी में डुबो के रख दें एक दिन के लिए, तो उसमें हम सेल्स देख सकते हैं उस अनियन में।
द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, ह्यूमन्स की चीक की स्किन निकाल के देखे तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन देखें एज अ डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो कोई भी सेल ले लो, चाहे प्लांट की या एनिमल की, तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ही डेंसली मेम्ब्रेन होती है। तो दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। तो क्रोमोसोम के ऊपर ही जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि होता है डीएनए। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. So जिन सेल्स का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, एंड जिन सेल्स का न्यूक्लियस विदाउट एनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ऐसे ही, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। बाकी और भी बहुत डिफरेंसेस हैं इनमें, हम देखेंगे आगे अभी। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल। सो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो साइटोप्लाज्म में ही ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है, लाइक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट्स की बात करें तो उनका क्लोरोप्लास्ट, सभी चीज़ें साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है, वहीं पे ही पूरा रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप दिस सेल इन द लिविंग स्टेट। सो सारी रिएक्शंस जितनी भी हो रही हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हर एक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है। सो सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, तो हर एक सेल में ये प्रेजेंट होता है। और हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, और अगर हम सेल को जोड़ दें तो उससे हमारा टिश्यू बन जाएगा, और बहुत सारे टिश्यूज़ को जोड़ दें तो उससे कोई ऑर्गन बन जाएगा। जैसे कि हमारा स्टमक लगा लो तो वो टिश्यू का बना हुआ है, और अगर हम ऑर्गन्स को जोड़ दें तो पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि पूरा अगर हम पूरा लगाएं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम है। Then besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structures called organelles. तो न्यूक्लियस तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन नहीं होती। और क्या चीज़ें होती हैं? साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। प्लांट्स में बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत पैचेस में प्रेजेंट होते हैं वो। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, कुछ सिंगल लेयर्ड है, कुछ डबल मेम्ब्रेनस लेयर है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। सो अभी हमने क्या देखा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी में मेम्ब्रेन होती है, किसी में सिंगल होती है, किसी में डबल होती है, लेकिन राइबोसोम्स जो हैं इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज, दैट इज क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पड़े होते, ये साइटोप्लाज्म के अलावा दो चीज़ों में और प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स पड़े होते हैं, इसलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। Then animal cells containing another non-membrane bound organelle called centriole which helps in cell division. So एनिमल सेल्स में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मीन्स उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जो कि है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में हेल्प करती है? सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सो ये इंपॉर्टेंट है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। देन सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सो सारी सेल्स का साइज डिफरेंट होता है, लाइक हमारी हार्ट की सेल्स अलग होती हैं, मसल की सेल्स अलग होती हैं, तो सेल्स अलग अलग होती हैं, और शेप साइज सब अलग होता है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है, उसमें तो सेल वॉल ही नहीं है, सो ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लेकिन सारे बैक्टीरिया छोटे नहीं होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, लेकिन हमको नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। सो वो क्या था? 0.3, और 3 से 5 तक भी मिल जाते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, लार्जेस्ट सेल है वो सिंगल सेल का बना होता है वो। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो सबसे बड़ी होती हैं डायमीटर में, सबसे बड़ी होती है, उनका साइज है 7.0। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। नर्व सेल क्या है? बहुत लंबी लंबी सेल्स होती है, हमारे सर से लेकर पैर तक इतनी लंबी नर्व सेल्स भी हो सकती है। तो सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप में भी डिफरेंट होते हैं, लाइक नर्व सेल्स टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। दे मे बी डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल मे बी वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। सो शेप किसके बेसिस पे होती है? मतलब फंक्शन पे, जैसा उनका फंक्शन है वैसे ही उनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल्स है तो ये ऐसी भी होती हैं, बाइकॉनकेव भी होती हैं, और इनका डायमीटर था 7.0 माइक्रोमीटर। वाइट ब्लड सेल्स है, ये तो अमीबा की तरह होती है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसे साइटोप्लाज्म सा पड़ा होता है बस,
अमीबा की जैसी मूवमेंट होती है, तो सूडोपोडिया के थ्रू ऐसे मूव करता है। देन कोलमनर एपिथेलियम सेल्स, सो ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम है ये। देन ये हमारी नर्व सेल्स है, ये सेल बॉडी है, और ये हमारे डेंड्राइट्स है। देन ये नीचे तक ऐसे जाती है, इससे एक्सोन निकलता है। ये ट्रकीड है, ट्रकीड्स और वेसल जो कि हम जाइलम में देखते हैं, तो वेसल वाला थोड़ा मोटी ट्यूब होती है, ये पतली वाली ट्यूब है। मीजोफिल सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, राउंड और ओवल शेप की, और ये यहाँ पर ये हमें क्लोरोफिल दिख रहा है यहाँ पे। सो स्ट्रक्चर्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं इनके। सो अभी तक हमने क्या देख लिया, 0.3 माइक्रोप्लाज्मा, 3 to 5 बैक्टीरिया और आरबीसी का 7। Okay, so cell theory is completed. Let's end this video here. In the next video, we'll discuss about the prokaryotic cells. Thank you.